गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है। डियर मिस्टर एग्जामिनर, मेरे प्यारे एग्जामिनर, बाय गारेथ ओवेन। गारेथ ओवेन हैज़ रिटन दिस पोएम। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अंडरस्टैंड एंड नो। पेज नंबर, सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर 97 निकालिए और सारे बच्चे एक एक करके आप लोग अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 के बारे में। इसमें फाइंड में कहता है गारेथ ओवेन्स पोएम। गारेथ ओवेन्स पोएम्स फॉर चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट द डेली ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस एंड एंग्जाइटीज ऑफ यंग पीपल। यानी कि गारेथ ओवेन जो इस कविता के कवि हैं वो ज़्यादातर बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई कविता होती है वो ज़्यादातर डेली ट्रायल्स यानी कि जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है, ठीक है, और जो यंग पीपल यानी कि जो छोटे बच्चे, जो जवान बच्चे जो होते हैं उनके मन में किस प्रकार की चिंताएं होती हैं। जस्ट लाइक यू, जैसे आप लोग बच्चे हैं, आप लोग पढ़ाई करते होंगे, फिर एग्ज़ाम होता होगा, तो आपके मन में क्या चिंताएं होती है उसी के बारे में वो ज़्यादातर अपनी कविताएं लिखते थे। His novels for older readers, however, address more serious themes like disappointment, illusion versus reality, friendship, fear and death। ठीक है। यानी कहता है कि his novels यानी कि उनके द्वारा जो लिखी गई उपन्यास थी वो ज़्यादातर ओल्डर रीडर्स यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, जो 50 ईयर से ऊपर होते थे, उनके लिए अपनी ज़्यादातर कविताएं लिखते थे। However, address more serious themes like disappointment, illusion versus reality। ठीक है। उसके बाद जो भी कहानियाँ वो लिखते थे बूढ़े लोगों के लिए वो ज़्यादातर सीरियस थीम्स पर आधारित होता था, मतलब एक गंभीर समस्या पर आधारित होती थी। जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट मीन्स खेद होना या दुखित होना। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, इल्यूजन मतलब भ्रम, झूठा, और रियलिटी मतलब वास्तविक। फ्रेंडशिप, दोस्ती, फियर एंड डेथ। इसके बारे में जो बूढ़े लोगों के मन में ये सारी भावनाएं आती है उसी से संबंधित वो अपनी कविताएं लिखते थे। फाइंड आउट मोर अबाउट सम अदर वर्क्स ऑफ ओवेन। इनके द्वारा लिखी गई कुछ और रचनाओं के बारे में आप जान सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। यू कैन ब्राउज ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट अबाउट द सेम। ओके। नेक्स्ट इज वंडर। वंडर मीन्स एज अ यूथ academics were not Owen's strongest suit and he struggled throughout his school years। जब वो एक युवा बने और उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं थे। ठीक है। स्कूल में भी जो उनका समय बीतता था वो अच्छे तरीके से नहीं बीता करता था। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस ही फेस्ड एज ए स्टूडेंट। इस पोएम में आप देख सकते हैं, इस पोएम को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ पढ़ाई के दौरान एक स्टूडेंट होने के नाते उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में उन्होंने इस कविता में लिखा है। एक्ट। इमेजिन यू आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल एंड यू रियलाइज यू डू नॉट रिमेंबर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। कल्पना कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है। व्हाट विल यू डू? तो आप आखिर क्या करेंगे? टॉक अबाउट इट इन द क्लास। इसके बारे में आप क्लास में बात कर सकते हैं। उसके बाद है
हाउ मेनी ऑफ यू कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट के लिए अच्छे प्रकार से तैयारी करते हैं? इफ़ नॉट, देन हाउ डू यू फील वाइल गिविंग टेस्ट? अगर ऐसा नहीं है, अगर आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो जिस समय आप टेस्ट दे रहे होते हैं आपको कैसा महसूस होता है? बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेस्ट, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है? तो आपको उस समय कैसा फील होता है? Here is a classroom situation in which a student has nothing to write in the test paper. एक क्लासरूम की स्थिति इसमें बताई गई है जब एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है और उसकी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं होती है, ठीक है? और तो उसका टेस्ट पेपर कैसा जाता है, आखिर वो उस टेस्ट में क्या लिखता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आइए देखते हैं क्या होता है। गारेथ ओवेन, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले गफ। गफ मीन्स स्टूपिड और फुलिश आइडियाज़, यानी कि बेवकूफ़ी भरी बातें या विचार। नेक्स्ट, इडेंट्स, शॉर्ट ट्रिप्स अंडरटेकन टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, ठीक है? कुछ रुपया पैसा कह सकते हैं, थोड़ा मोड़ा। पील्ड, पील्ड मीन्स रैंग लाउडली, ज़ोर से घंटी बजाना। चलिए, तो अब पोएम हम लोग शुरू करने वाले हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे। इरेंट्स मतलब होता है चहलकदमी करना, ठीक है? चहलकदमी करते हुए गेट तक या कहीं जो है थोड़ा मोड़ा वॉक करना इधर उधर। चलिए, अब आते हैं रियल स्टोरी, रियल पोएम पे। नाउ द पोएम बिगिंस। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, आई हैव रेड देम ऑल केयरफुली थ्रू। कवि गारेथ ओवेन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपने बारे में और कहते हैं ही इज़ एक्चुअली सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है? तो जब उन्हें क्वेश्चन मिलता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस देने के लिए, प्रश्न पत्र देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव रेड देम ऑल केयरफुली थ्रू, मैंने सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। बट देयर इजंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका उत्तर, जिसका आंसर मुझे आता हो। कवि कहते हैं आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि आंसर शीट के सबसे पहले पेज पर सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है, मुहर रहता है, ठीक है? तो कवि कहते हैं आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, मैंने अपना नाम इस उत्तर पुस्तिका पर, आंसर शीट पर लिख दिया है जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। पुट द ईयर, द मंथ एंड द डे, मैंने दिन, महीना और तारीख भी डाला, ईयर भी डाला। बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से, लेकिन जैसे ही मैंने सारा इंट्रोडक्शन वाला जो कॉलम है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल, डेट, ठीक है, ये सारे मेंशन करने के बाद कवि कहते हैं कि नाउ बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से, आगे मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मुझे कोई प्रश्न आता ही नहीं है बनाने। कवि कहते हैं सो आई थॉट आई वुड राइट यू अ लेटर फेयरली इनफॉर्मली, इसीलिए मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि मैं आपको प्रश्न पत्र में एक लेटर लिखूं, फेयरली इनफॉर्मली, इसी प्रकार से इनफॉर्मली।
about what I can see from my desk here and what it's like to be me. मैं ये लिखूँगा पत्र में कि यहाँ मेरे डेस्क पर से मुझे क्या दिखाई पड़ता है, and what it's like to be me, और यह मेरे लिए यह किस प्रकार मेरे जैसा है। मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस। मैंडी एक लड़की है, वो अपने बारे में कहती है कि मैंडी ने 10 पेज लिख लिया है। बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ। लेकिन जो भी उसने लिखा है शायद वो जैसे कई ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने भी एग्ज़ामिनेशन के आंसर शीट को चेक किया है कई बार, तो मैंने बहुत बच्चों के आंसर शीट्स में मैंने देखा है कि कोई अपने बारे में लिख देता है, कोई लिख देते हैं थैंक यू सर, प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी सर, इस तरह से बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही यहाँ पर कहती है कवित्री गारेथ ओवेन जो हैं वो कह रही हैं मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस। मैंडी 10 पेज लिख चुकी है, लेकिन वो भी बेकार है क्योंकि उसने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। बस अब उसके मन में जो भी विचार आया, ठीक है, शी पुट इट इनटू दी इन दी आंसर शीट। जो भी उसके मन में विचार आया, कुछ कहानी, कुछ कविता, उसने जो भी उसको याद था उसने आंसर शीट में लिख दिया 10 पेज में। एंड एंजेला स्मिथ इज कॉपीइंग द आंसर्स ऑफ हर कफ। और एंजेला स्मिथ जो कि दूसरी लड़की है, वो भी क्या कर रही है, उसी यानी कि मैंडी के आंसर शीट में से उसको कॉपी कर रही है, चोरी कर रही है, चीटिंग कर रही है। मिस क्वीनलैंड इज मार्किंग आवर होमवर्क, द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे। मिस क्वीनलैंड जो कि कौन है, मैडम है, ठीक है, मिस क्वीनलैंड मैम है। और वो कवित्री गारेथ ओवेन कहती हैं कि मिस क्वीनलैंड इज मार्किंग आवर होमवर्क, ये हमारे होमवर्क को मार्क कर रही हैं कि ये होमवर्क कल बना कर आना है। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, और समय भी चलती चली जा रही है। आई सपोज फॉर एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति बाहर चले गए, ऐसा लगता है जैसे उनके लिए वह दिन यानी कि परीक्षा का दिन जो है बीत चुका है और अब वो फ्री हो चुके हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप में से कई बच्चों के भाई या बहन एग्ज़ाम दिए होंगे इस बार बोर्ड का, तो आप अक्सर देखते होंगे बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है तो सारे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा बोझ जो है दिमाग से उतर गया। वे लोग भी 2-3 महीने फ्री एकदम होकर के खूब घूमते हैं, जो मन किया वो करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ कहती है, ये कवित्री कहती हैं गारेथ, आई सपोज फॉर एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे। हम लोगों के लिए तो दिन वही है, लेकिन जो एग्ज़ाम देकर के बाहर जा चुके हैं वो बहुत खुश हैं और ऐसा लगता है जैसे फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। There will be mother going on errands। errands मतलब कि कोई चीज़ चहलकदमी करती है। मम्मी जो है घूमने जा रही है। ग्रैंडमदर्स ड्रिंकिंग टी, दादी माँ चाय पी रही हैं। अनएम्प्लॉयड मेन डूइंग क्रॉसवर्ड्स और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी। और जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं वो क्रॉसवर्ड पजल खेल रहे हैं। देखते होंगे 9 खांचों में बना हुआ होता है इस तरीके का। ठीक है, और उसको फिर सजाना रहता है। तो क्रॉसवर्ड पजल खेल रहे हैं अनएम्प्लॉयड मैन।
और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, या कोई टीवी पे कोई सीरियल वगैरह प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं। द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हेयर, और अब बारिश भी खत्म हो चुकी है। द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन, सूरज निकल चुका है और आकाश में चमक रहा है। एंड इन अ बैक गार्डन इन सेफ्टन रोड a housewife hangs shirts on the line। और गार्डन के पिछले हिस्से में जहाँ पर सेफ्टन रोड है, ठीक है, ये वहीं पर एक गृहिणी शर्ट्स को एक लाइन में जो है उसको डाले हुए है और अपने कपड़ों को सुखा रही है। A class files past to play tennis। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है टेनिस खेलने के लिए निकल चुके हैं। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पील्ड, ठीक है, और कैथेड्रल क्लॉक मीन्स एक चर्च के ऊपर आप देखते होंगे एक बड़ा सा क्लॉक नुमा जो है एक घंटा घर जिसको कहते हैं, तो उसी तरह का जो है घंटा घर है। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पील्ड, यानी कि वो जो कैथेड्रल क्लॉक है वो ज़ोर से बजना शुरू हो चुका है, यानी कि 4 या 5 बज चुके होंगे। टन 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 इस तरह से आवाज़ें आती है। A mower chugs backwards and forwards up on the hockey field। मोवर्स मतलब कि घास वगैरह कतरने वाला, ठीक है, वो आगे पीछे कर रहा है ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रासेस हैं उसको कट कर सके। मिस क्विनलैंड जस्ट रेड व्हाट आई हैव रिटन। मिस क्विनलैंड ने अभी मैंने जो भी लिखा है वो पढ़ चुकी हैं, मतलब अब फिर से कवित्री जो है फिर से एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रही हैं और वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है अपने आंसर शीट में मिस क्विनलैंड उसको पढ़ चुकी हैं। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास, और उनका चेहरा ऐसे लग रहा है पढ़ने के बाद कि जैसे उनके चेहरे पर एक मास्क लग चुका है। बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, ठीक है, मतलब पेपर जब तक कि वो पेपर कलेक्ट कर ले, ठीक है, उससे पहले ही मुझे उनसे कुछ फेवर चाहिए, उनसे कुछ सहायता चाहिए, मदद चाहिए। आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली, आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, ठीक है। गारेथ ओवेन ने अपनी मैम से कहा कि मैम सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, लेकिन मैं एक भी नहीं बना पाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है, इसमें सारा दोष मेरा है क्योंकि मैंने आपके द्वारा पढ़ाए गए लेसन्स को ध्यान नहीं दिया और ना ही ठीक से समझा। बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम। लेकिन मैम अपने डेट आंसर शीट पे डेट, नेम, फादर्स नेम जो भी आता है उसका, ठीक है, तो क्या आप इसके लिए कुछ मार्क्स नहीं दे सकती हैं? गारेथ ओवेन ने अपनी मैम से अपील किया, रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का खास करके आप जैसे छोटे बच्चों के लिए ये कविता जो है बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं हर एक एग्ज़ाम में जिनके आंसर शीट पर जो है लिखा हुआ होगा सॉरी, मतलब कि उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो या फॉरगिव मी सर, ठीक है, या क्वेश्चन ही उतार देगा, जितना क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में उसमें पूरा आंसर शीट में वही क्वेश्चंस जो है उतार दिया, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि टीचर ठीक से चेक करेंगे नहीं, 25, 35, 40, 50 नंबर जो है अपने मन से बैठा देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं।
एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो सारे टीचर्स थॉरोली चेक करते हैं यहाँ, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाता है, आप कुछ नहीं लिखते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट ओनली एंड ओनली 0, ठीक है। सिर्फ आपको 0 मिलने वाला है, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज यू हैव नॉट रिटेन एनीथिंग ऑन द आंसर शीट एंड आपने आंसर शीट पे तो कुछ लिखा नहीं है, और क्लास में जो पढ़ाया गया उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया है। और उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ होगा, आपने दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब किया होगा ना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है। थोड़ा सा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन एकदम मन लगा के पढ़िए। उस समय कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, The speaker was prepared for the test. False. इसमें हो जाएगा गलत। Next. The speaker thought of writing a letter. Yes, true. इसमें true. Next. Mandy was copying the answers of her cup. False. 4. Grandmothers were doing crosswords. क्या grandmother crossword कर रही थी? No. False. In Sefton Road, a housewife hangs shirts on the line. True. And 6. The speaker wished to get some marks for writing the date and name. Yes. True. ठीक है, चलिए इसको रिवीज कर लेंगे। False, true, false, false, true, true. चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसको आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे।